नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोस्टामानू महोत्सव में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। इस अवसर पर पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत 62 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 15 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और पर्यटन से जुड़ी विभिन्न विकासरक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास शामिल है। तो इस दौरान सीएम धामी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पोस्टामान का मेला हमारी आस्था, विश्वास और समृद्ध परंपराओं का प्रतीक है। ये केवल एक धार्मिक या पारंपरिक आयोजन नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। तो पोस्टामानू महोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जहां वर्चुअल तौर पर सीएम धामी ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से मां नंदा देवी मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने नंदा देवी के ऐतिहासिक मंदिर का पुनर्निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य पारंपरिक पर्वतीय शैली के अनुरूप करने की घोषणा की। तो प्रोग्राम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने कहा, मां नंदा देवी का मेला पूरे उत्तराखंड में होता है और अल्मोड़ा नंद देवी का मेला अपने आप में ऐतिहासिक पहचान रखता है। वर्षों से हम सबके पूर्वजों के रूप में लगातार हम सब लोग इस ऐतिहासिक और मां नंदा सुनंदा के इस पावन मेले के रूप में मनाते हैं। ये मेला अपने आप में पूरे उत्तराखंड का ऐतिहासिक, जो कि मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर ये मेला अपने आप में मां नंदा सुनंदा का ये का कार्यक्रम का आरंभ ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। और इस वर्ष मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है, मैं इस पवित्र स्थान से ये बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हर 12 वर्ष में हिमालय के महाकुंभ के रूप में मां नंदा राज यात्रा पूरे हिमालय क्षेत्र में होमकुंड तक जाती है। रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी में बादल फटने की घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के लिए निर्देश दिए हैं। तो मुख्यमंत्री धामी ने प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों से फोन पर बात की और कहा कि लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। सड़क, विद्युत और पेयजल आपूर्ति बाधित होने की स्थिति से तुरंत सुचारू किया जाए। और वहीं उन्होंने प्रभावित परिवारों को निर्धारित मानकों के अनुसार शीघ्र मुआवजा देने और पूरे मानसून सीजन तक प्रशासन अलर्ट मोड में रखने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राहत और बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तराखंड में आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं और राहत कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री न केवल समस्याएं सुन रहे हैं, बल्कि अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखकर नुकसान का आकलन करने के निर्देश भी दे रहे हैं। तो पहली बार प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से अतिरिक्त 5 लाख रुपए की तत्काल सहायता देने का निर्णय लिया गया। सुबह 12:30 भाभी के फोन आया है कि हमारा प्रदेश पूरी तरह से आपदाग्रस्त हो रखा है और जिस प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में आपदा से नुकसान हुआ है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं ग्राउंड जीरो पर जाकर के आपदा पीड़ितों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर उन्होंने रखा है कि किसी भी प्रकार से जहां पर भी कोई आपदा, किसी प्रकार की ऐसी घटना घटती है तो वहां पहला प्रयास सरकार का यह है कि किसी भी प्रकार की जनहानि न हो और नुकसान कम से कम हो। इसके लिए सभी मशीनरी को अलर्ट मोड पर रखा गया है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से आपदा पीड़ितों से ग्राउंड जीरो पर जाकर के उनकी विपदाओं को सुन रहे हैं,
धराली में उप जिलाधिकारी चमोली विवेक प्रकाशनी देविये ने आपदा के संबंध में तहसील सभागार में जल संसाधन, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग समेत अन्य विभागों के आला अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें धराली, देवाल, नारायणगढ़ की आपदा से निपटने के लिए आपको बता दें कि क्षेत्र में बंद पड़ी सड़कें भी खुलवाने की प्रगति रिपोर्ट और आपदा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं, पेयजल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति और खाद्यान्न आपूर्ति पर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आज मीटिंग किया है, कल मीटिंग किया था मैंने, आज भी मीटिंग किया है। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो लगे हुए हैं इसको स्टोर कराने में, PNSY है, PWD है, BRO है, इरिगेशन है, स्वास्थ्य विभाग के जो संस्थान पे है, ये सबसे मैंने बात किया और सबसे जो है स्टेशन लिया। काफ़ी कुछ काम लोगों ने प्रोग्रेस पा लिया है। हाइड्रोजन पर स्टोर कर लिया है, लाइन स्टोर कर दिया है, और पेयजल समस्या उठारी मीन ठीक कर दिया उन्होंने। जो चैनल से जो हाइड घरों में लोग ठीक कर रहे हैं, लोग लाइन को ठीक कर रहे हैं। रोड की बात है तो PWD पूरा रोड शो कर दिया है, वहाँ तक रोड क्लियर हो चुकी है मेरे यहाँ से। और जो साइड उनकी 22 रोडें हैं PWD की, 70 रोड को क्लियर कर दिया है। 5 रोडें लगी हैं उसमें भी आज 2-3 रोज में 4 रोज में उसको खोल लेंगे उसको। थराली विधायक भूपाल राम टमटा ने थराली विकासखंड के लौल्टी, थाला, तलवाड़ी समेत जलचौरा और ग्वालदस में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया, जिस पर विधायक भूपाल राम टमटा ने बताया कि BRO की बनाई गई सुरक्षा दीवारों को नुकसान पहुंचने से आवासीय मकानों पर खतरा बन गया है। बता दें कि ग्वालदस में भी भूधसाव के चलते दुकानें खतरे के निशान पर हैं और दरारें आ गई हैं। BRO की सड़क जो है काफी धंस गई है, उससे नीचे कम से कम 10-15 परिवारों को बहुत ज्यादा खतरा हुआ है। उसके अलावा जगह जगह पर देख रहा हूँ मैं कि बहुत तरह की छोटी छोटी घटनाएं घटी हैं। तलवाड़ी बाजार में भी मैंने देखा कि वो एक हमारे अध्यापक हैं, उनका मकान बुरी तरह से धंस रखा है और मैं समझता हूँ कि इतना ज्यादा धंसा है कि वो रहने लायक नहीं है। अभी मैं जब ग्वालदम में आया तो ग्वालदम में कुछ उधर से ताल से आगे मैंने वहाँ भी देखा है। अभी बाजार में आया तो ये जो गढ़वाल मंडल निगम की जो बिल्डिंगें बनी है उसके नीचे से बहुत बड़ा एरिया जो सड़क धंसने की वजह से कम हमारी 7-8 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। लोगों ने अपना सामान हटवा दिए हैं और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा नुकसान देखने में आ रहा है। और मैंने यहाँ से BRO ऑफिस से भी बात की है कि वो तत्काल इसका निरीक्षण करें। आपदा राहत को लेकर सरकार पर लगाए गए आरोपों का बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार सिर्फ 3,000 रुपए की राहत देकर इतिश्री नहीं कर रही है, बल्कि प्रभावितों को अतिरिक्त सहायता भी दी जा रही है। चमोली ने बताया कि मामलों में लाखों रुपए तक की मदद पहुंचाई गई है और नुकसान का सही आकलन करने के लिए कमेटी गठित की गई है। अध्यक्ष बोल रहा हो, देखिए कोई 3,000 से इतिश्री नहीं की जाएगी। जो मुआवजा निश्चित हुआ है, सरकार ने 5-5 लाख रुपए भी दिए हैं। सरकार ने नुकसान का आकलन करने के लिए कमेटी भी बनाई हुई है। वो नुकसान का आकलन करने के बाद जो आवश्यक होगा वो धनराशि उनको और दी जाएगी। वो ठीक है कि मानकों के हिसाब से जो फौरी राहत के तौर पर तहसील के माध्यम से जो पैसा बढ़ता, कहीं 2,500 कहीं 5,000, मानक ही ऐसे हैं आपदा के। लेकिन सरकार वहां तक नहीं रुक रही ना, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। सरकार ने 5-5 लाख रुपए भी तो दिए। अब आप सिर्फ 3,000 को हाईलाइट करोगे और 5 लाख की बात नहीं करोगे तो आप बेईमानी कर रहे हैं ना, इसका मतलब। मुख्यमंत्री बोल चुके हो, जिस विषय पर पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता बोल चुका हो, जिस विषय पर उत्तराखंड में हर साल आने वाली आपदाओं पर सपा नेता डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने कहा कि ये घटनाएं सिर्फ प्राकृतिक त्रासदी नहीं है, बल्कि इंसानों की गलतियों और जलवायु परिवर्तन के खतरनाक संकेत भी हैं।
कारण ये है कि इन 25 वर्षों में जो हमें प्रायोरिटी के आधार पर करना चाहिए था, हमें हर शहर की कैरिंग कैपेसिटी स्टडी करना चाहिए था। जो ग्लेशियर्स हैं उनके पिघलने का मिजाज वो स्टडी करना चाहिए था। और ये हमारा पहाड़ बहुत नया पहाड़ है, कच्चा पहाड़ है, और यहाँ पर जल विद्युत परियोजनाएं सबसे ज्यादा गढ़वाल मंडल में हैं। हम पहाड़ खोखला किए जा रहे हैं, कई लाख पेड़ काटे जा चुके हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि ये सब चीजें आपदा के लिए, ये जो डेवलपमेंट जिसे कह रही है सरकार, ये डेवलपमेंट नहीं है, ये एक विनाश की पटकथा सरकार जनित, चाहे कोई भी सरकार रही हो, उन्होंने इसको बचाने का पूरी तरीके से ध्यान ही नहीं दिया। और मैं समझता हूं कि विकास एक वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए था। उत्तराखंड में इस बार के बारिश के मौसम ने कई गंभीर चुनौतियां उत्पन्न कर दी हैं। भारी भूस्खलन और नदियों तक नालों का उफान आने से राज्य की सड़कों की कनेक्टिविटी पर गहरा असर पड़ा है। अब तक प्रदेश के पीडब्ल्यूडी विभाग को बरसात में 350 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। उत्तरकाशी जिले में सड़कों का सबसे अधिक नुकसान हुआ है, जहां भागीरथी और यमुना नदियों ने सड़कों को अपनी चपेट में लिया। तो उत्तरकाशी के हर्षल और श्यानाचट्टी क्षेत्रों में झीलों के कारण सड़क कनेक्टिविटी पूरी तरह से बाधित हो गई है। इन दोनों जगहों पर यात्रा करने की स्थिति बिल्कुल खराब है, जिसके कारण गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा प्रभावित हो रही है। हर्षल में लगभग 3 हफ्तों से और श्यानाचट्टी में 1 हफ्ते से अधिक समय से यात्रा बंद है। वहीं पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने जानकारी दी कि गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय मार्गों पर सड़क खोलने का काम लगातार चल रहा है। हर्षल में वैकल्पिक मार्ग का निर्माण करने के लिए एक टीम सर्वे कर रही है, ताकि जल्द से जल्द यात्रा को फिर से सुचारू रूप से चलाया जा सके। और साथ ही बद्रीनाथ और केदारनाथ मार्गों पर भी बीच बचाव के काम किए जा रहे हैं। सड़क जो अवरुद्ध हैं उन पर भी काम किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को कम परेशानी हो। हम लोग जो हमारा असेसमेंट है, अभी 2 दिन पहले का असेसमेंट है, उसमें तकरीबन 350 करोड़ का हमें नुकसान हुआ है। अगर हम सारी सड़कें और पुल पे अपने काम करते हैं, उसको पूर्व की स्थिति में लाते हैं, तो 350 करोड़ रुपए करीब खर्च करने पड़ेंगे हमको। बारिश की वजह से इस बार काफी नुकसान हो रहा है प्रदेश में, अलग अलग जगहों पे, सड़कों पे और पुल पे भी काफी नुकसान हुआ है। गंगोत्री धाम का जो हमारा यात्रा मार्ग है वो अभी भी बंद चल रहा है। उसमें बीच में हर्षिल के पास करीब 150 मीटर जो पानी के अंदर है, उससे मशीन क्रॉस नहीं हो पा रही है, काफी ज्यादा पानी है वहां पे। उसके लिए मैंने आज एक टीम भेजी है पीडब्ल्यूडी से। मुख्य सचिव महोदय ने निर्देश दिए थे कि बीआरओ की टीम के साथ साथ पीडब्ल्यूडी भी अपना काम करे, और कोई अल्टरनेटिव अगर रास्ता निकलता है तो उस पर काम शुरू किया जाए। उत्तराखंड में भारी बारिश और कई चुनौतियों के बाद भी चारधाम यात्रा जारी है। हालांकि सड़क मार्गों के बंद होने से कुछ कठिनाई जरूर हुई और श्रद्धालुओं की संख्या में कुछ कमी भी देखने को मिली, लेकिन आस्था आज भी चुनौतियों पर भारी पड़ती दिख रही है। तमाम दिक्कतों के बावजूद लोग उच्च हिमालय क्षेत्र के सभी धामों पर पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया, मानसून के चलते भले ही यात्रियों की संख्या में थोड़ी कमी आई हो, लेकिन तब भी 27,50,000 तीर्थ यात्रियों ने बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। और बंद है तो वहां पर तत्कालिक काम होता है, लेकिन यात्रियों की संख्या में थोड़ा सा कमी है, क्योंकि मानसून का वो है और जगह जगह बारिश पड़ रही है, लेकिन यात्रा आ रही है। कल तक का जो हमारा आंकड़ा है 27,50,000 यात्रियों ने जो है कि बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी के अंदर दर्शन किए हैं। संख्या में कमी है, लेकिन आस्था का सैलाब जबरदस्त है। लोग पूरी तरह से जो है कि अभी भी जो है कि यहाँ पर यात्राएं कर रहे हैं। चाहे ये हमारा सावन का महीना था, सावन के समय में भी जो है कि वहाँ पर तीर्थ यात्री आए हैं, और अभी बद्रीनाथ के अंदर भी जो है कि लगातार यात्रियां संख्या बढ़ती जा रही है। और सितंबर माह के बाद में, प्रथम सप्ताह के बाद मैं समझता हूँ जब मानसून थोड़ा सा बारिश कम हो जाएगी तो इस संख्या जो है कि बढ़ोतरी होगी। आप देख सकते हैं
पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने जब से बीजेपी की 27 करोड़ की एफडी का खुलासा किया है, तब से कांग्रेस लगातार दानवीरों को सार्वजनिक करने की मांग बीजेपी से कर रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने दावा किया कि बीजेपी को चंदा देने वाले ज्यादातर लोग ऐसे निकलेंगे जो मास्क का कारोबार करते हैं, जबकि बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है तो सनातन की बात करती है। लेकिन 2014 के बाद जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तब से गुलाबी क्रांति बढ़ी है और मास्क के निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई है। वो ये भी कहते हैं कि व्हाइट का है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपने किससे पैसा लिया ये इंपॉर्टेंट है। आप गौ रक्षा की बात करते थे, हिंदुत्व की बात करते थे, सनातन की बात करते थे, लेकिन 2014 के बाद जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तब से पिंक रिवॉल्यूशन बढ़ा है। ये आप सब लोग पढ़े लिखे साथी सब जानते हैं कि गौ मांस के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। और बीजेपी के चंदा धारकों का अगर आप डाटा निकालेंगे तो सर्वाधिक जो चंदा देने वाले लोग बीफ के निर्याता हैं, गाय के मांस के निर्याता हैं। तो बीजेपी कथनी और करनी में इसमें स्पष्ट डिफरेंस दिखाई देता है। उत्तराखंड में भी ये कहते हैं हम चोरों को नहीं छोड़ेंगे, हम स्वच्छता की बात करेंगे, जीरो टॉलरेंस की बात करेंगे, लेकिन लैंड माफिया और खनन माफिया से सबसे ज्यादा चंदा लेंगे। उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल मचाने वाले कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने अब कोटद्वार से विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो ऋतु भूषण खंडूरी का ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं कि किस तरह से एक जिले में कई मेडिकल कॉलेज बन सकते हैं। तो वहीं कोटद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए हरक सिंह रावत ने कहा कि जनता को ऋतु भूषण खंडूरी गुमराह कर रही हैं। तो नीचे मैं व्यक्तिगत आरोप कभी नहीं लगाता हूं, लेकिन उनका ज्ञानवर्धन जरूर करना चाहता हूं। मैं मास्टर आदमी हूं ना, तो मास्टर आदमी रह नहीं सकता चुप, तो मैं ज्ञानवर्धन जरूर करना चाहता हूं। कहा किस जियो में लिखा है कि एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज रहेगा? देहरादून में एम्स है, दून मेडिकल कॉलेज मैंने बनाया, जौलीग्रांट मेडिकल कॉलेज है, गुरुराम राय मेडिकल कॉलेज है, शुभ भारती मेडिकल कॉलेज है, ग्राफिक्स मेडिकल कॉलेज है। क्या वो एक जिला नहीं है? देहरादून में बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कांग्रेस पर वोट चोरी के आरोपों को लेकर जमकर हमला बोला। आदित्य कोठारी ने कहा कि कांग्रेस ने जनता का ध्यान भटकाने के लिए षड्यंत्र रचा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं, केवल मीडिया और जनसभाओं में वोट चोरी की बात कर रहे हैं। वहीं आदित्य कोठारी ने कहा कि इसमें जनता गुमराह हो रही है और ये मोदी सरकार के विकास के खिलाफ एक साजिश है। चुनाव आयोग के द्वारा राहुल गांधी जी को कुछ बिंदुओं पर उनसे जवाब मांगी गई थी। अभी तक भी राहुल गांधी जी के द्वारा चुनाव आयोग के जवाब नहीं दिए गए। उन्होंने बिंदुवार उनसे जो है जानकारी मांगी थी। राहुल गांधी जी केवल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच भाषण देकर के जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से बयान देकर के पूरे देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। यदि उसमें कोई सत्यता है उनके आरोपों में, तो निश्चित रूप से उनको लिखित में चुनाव आयोग को अपना जवाब देना चाहिए। आप कह रहे हैं मीडिया के माध्यम से, वो कहते हैं, कांग्रेस कहती है मीडिया तो हमारी सुनती ही नहीं है। नहीं, मीडिया तो निष्पक्ष होकर काम कर रही है, देश की मीडिया, और चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, क्षेत्रीय जितने दल हो, जितने पार्टियां, सभी की बातों को मीडिया के माध्यम से रोज उठाने का मौका तो मिलता है समान रूप से। तो कांग्रेस पार्टी का एक नेचर बन चुका आरोप लगाने का। वो स्वायत्त संस्थाओं पर आरोप लगाती, कभी न्यायालय पर आरोप लगाती, कभी चुनाव आयोग पर आरोप लगाती, कभी सीबीआई पर लगाती, कभी ईडी पर लगाती है। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर नितिन उपाध्याय ने मुख्य सचिव आनंद वर्धन से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान डॉक्टर उपाध्याय ने परिषद की गतिविधियों और आगामी योजनाओं की जानकारी दी। मुख्य सचिव आनंद ने राज्य में फिल्म निर्माण से जुड़े इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि फिल्म उद्योग को एक मजबूत आधार प्रदान करने के लिए
सरकार को हर स्तर पर सहायता प्रदान करनी चाहिए। मुख्य सचिव ने भारत सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर का फिल्म महोत्सव आयोजित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की और इस पहल को तेजी से आगे बढ़ाने का सुझाव दिया। साथ ही उन्होंने दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में लो कॉस्ट सिनेमा हॉल स्थापित करने की संभावना पर विचार करने का आह्वान किया। देवप्रयाग में विधायक विनोद कंडारी की पहल पर इंडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए सरकार ने 9 करोड़ 4 लाख रुपए का बजट पास किया है। पहली किश्त के तौर पर 3 करोड़ 40 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। इस परियोजना के लिए लगभग 100 नाली भूमि सरकार को उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा 12,000 वर्ग फीट क्षेत्र में एक और इंडोर स्टेडियम का निर्माण भी जल्द शुरू होगा। वहीं विधायक ने कहा कि स्टेडियम से छात्रों को स्थानीय स्तर पर अभ्यास करने और अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलेगा। इस कदम से क्षेत्र का नाम राष्ट्रीय स्तर पर भी चमकेगा। डिपार्टमेंट कैसे और अपना कैरियर बना सकता है। तो हमने देखा स्कूलों के प्रोग्राम होते हैं तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं बच्चों के लिए। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट लाई भाई इसमें अपनी विधानसभा में इंडोर स्टेडियम किस तरीके से बनाया जाए और मैंने इसकी घोषणा जो है पिछले साल मुख्यमंत्री से कराई थी और आज ये कहते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि उसके लिए सरकार ने 9 करोड़ 4 लाख रुपए सैंक्शन कर दिए हैं और उसमें प्रथम किस्त जो 40% की होती है 3 करोड़ 40 लाख रुपए जारी कर दिए। लगभग उन्होंने 100 नाली जमीन मैंने उत्तराखंड सरकार को वहां पर दी है और दूसरा इंडोर स्टेडियम हमारा जो है भारत सरकार से बन रहा है, खेलो इंडिया के तहत बन रहा है कितनगर में। उसके हमने जमीन दे दी, सब कुछ सैंक्शन उसकी आ गई है। उसमें एक तो टेक्निकल एक कागज हमने भारत सरकार को भेजना, लगभग 10 करोड़ उसके भी हमारे पास आने वाले हैं। टीम होती है ना, आपने टीम पार्टी देते हो ना, हमारे उसमें जैसे कोई राजनीति होती है, कोई शिक्षा देखता है, कोई भाजपा देखता है। देहरादून शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम के तमाम प्रयासों के बावजूद भी शहर की सफाई व्यवस्था अभी भी चरमराई हुई है। तो वहीं नगर निगम की तरफ से शुरू की गई डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था भी धरातल पर कुछ खास असर नहीं दिखा पा रही। बता दें कि कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां घरों तक पहुंचती तो हैं, लेकिन उसके लिए भी एक दिन छोड़कर इंतजार करना पड़ता है, जिस पर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम अविनाश खन्ना का कहना है कि कई बार गाड़ियों के क्लच प्लेट और अन्य उपकरण खराब होने के कारण कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां समय से नहीं पहुंच पाती। बॉर्डर एरियाज में देखिए अभी पिछले दिनों जब काफी बरसात हो रही थी तो उस समय जो डोर टू डोर वाहनों के संचालन में कुछ समस्याएं आ रही थी, जिसमें गाड़ियों का खराब होना, क्लच प्लेट जल जाना इत्यादि जो है काफी रिपोर्ट हो रहा था, जिसमें हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो हमारी स्टेपनी गाड़ियां हैं उनको एक्टिवेट करेंगे, अलग से रखेंगे, ताकि यदि किसी वार्ड में कोई गाड़ी खराब होती है और इस दौरान वहां का डोर टू डोर एक्टिविटीज जो है प्रभावित ना हो तो उसमें स्टेपनी वाहन को जो है वो भेजा जाएगा और इस बीच जो वाहन खराब हो उसको ठीक कराकर बॉर्डर एरियाज की नहीं, बॉर्डर एरियाज में तो करेगा वो कहीं ना कहीं तो फेंकेगा वो ढीठ हो चुके हैं। अब ज्यादातर दिक्कतें क्या हैं, जैसे बता रही भाई मैं कहता हूँ। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।